22 मार्च 1959 ऑस्कर हैकेट नील मॉस अपने 7 दोस्तों के साथ केव एक्सप्लोर करने जाते हैं। वे सभी उस गुफा के नए हिस्सों की खोज करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस खोज को आगे बढ़ाते हुए नील को ऐसे दर्दनाक अंत का सामना करना पड़ा जिसने आज तक पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। यही वो घटना थी जिसकी खोज ने नील की जान ले ली। ये है मोस्ट डेंजरस केव इंसिडेंट, द नील मॉस स्टोरी। 28 जुलाई 1938 के दिन नील मॉस जन्मे थे। वह बचपन से ही शारीरिक रूप से काफी एक्टिव थे। कॉटन एग्जीक्यूटिव के परिवार में पैदा होने की वजह से उनके पास आर्थिक तंगी नहीं थी, जिसकी वजह से वो बचपन से ही एजुकेशन को लेकर हर क्षेत्र के बेहतरीन संस्थाओं में रहे। जब उनकी स्नातक की पढ़ाई करने की बारी आई तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। आप जानते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा फायदा है यहाँ के क्लब। यूनिवर्सिटी में हर तरह के इतने क्लब हैं कि हर किसी के लिए अपने पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज से पढ़ाई करने वाले नील ने अपने रोमांचकारी स्वभाव की वजह से वहां ब्रिटिश स्पेलोलॉजी एसोसिएशन में हिस्सा लिया। अब जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि स्पेलोलॉजी क्या है। स्पेलोलॉजी यानी गुफाओं की पढ़ाई, और इस एसोसिएशन का हिस्सा होने के नाते नील का काम विभिन्न गुफाओं की खोज करना और कुछ नई जगहों के बारे में और जानना था। इसलिए 22 मार्च 1959 को मॉस और उनके साथ 7 लोगों की टीम इंग्लैंड के डर्बीशायर में एक ऐसी ही गुफा की खोज करने जा रही थी, पीक कैवर्न, जिसमें पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा गुफा प्रवेश द्वार है। उस गुफा के अंदर एक नए कमरे की खोज हुई थी जिसका नाम था स्टैलेग्माइट चैम्बर। उस दिन 8 लोगों का समूह इस अनदेखे स्टैलेग्माइट चैम्बर की खोज करने जा रहा था। इसकी बनावट कुछ इस तरह थी। कमरे के प्रवेश द्वार में थोड़ा पानी मौजूद था और पूरा कमरा कीचड़ में था, लेकिन गुफाओं के लिए यह बिल्कुल सामान्य बात थी। वो सब स्टैलेग्माइट चैम्बर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें जमीन के नीचे एक शाफ्ट दिखाई दी। शाफ्ट यानी कि जमीन के नीचे एक पतला छेद, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह शाफ्ट करीब 40 फीट गहरी थी और इसके बीच में एक कॉर्कस्क्रू मोड़ था जिससे गुजरना बहुत कठिन है। अब उन सब ने सोचा कि इस शाफ्ट के नीचे शायद कुछ और नए रास्ते हों जिन्हें हर कोई तलाशना चाहता था, लेकिन वो शाफ्ट इतनी नैरो थी कि हर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। उस शाफ्ट में एक दुबला पतला इंसान ही प्रवेश कर सकता था। उन 8 में से एक ही इंसान ऐसा था जो ये करने के लिए काबिल था। वो था नील मॉस। नील मॉस शाफ्ट के अंदर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। उन सब ने अनुमान लगाया कि उस शाफ्ट की गहराई करीब 40 फीट होगी, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए 75 फीट की सीढ़ी अंदर लगा दी गई ताकि अगर शाफ्ट उनके अनुमान से बड़ी भी निकली तो मॉस के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोपहर के करीब 3:30 बजे मॉस ने नीचे उतरना शुरू किया। वो पहले 12 फीट तक सीधा उतरा, फिर रास्ता थोड़ा मुड़ गया और वो टेढ़ा मेढ़ा झुकाव वाला रास्ता भी करीब 10 फीट बड़ा था, जिसके लिए मॉस को अपने निचले शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा। नीचे उतरने के लिए उसे पूरी तरह झुकना था। उस 10 फीट के झुकाव को खत्म करने के बाद 18 फीट लंबा एक सीधा रास्ता था, जिसके लिए फिर से मॉस को खुद को मोड़ना पड़ा। वो जैसे जैसे नीचे उतर रहा था वैसे वैसे रास्ता बहुत पतला हो रहा था। अब वो सीधे नीचे उतर रहा था, तभी उसने देखा कि नीचे का रास्ता कुछ पत्थरों से ब्लॉक हुआ था। इस उम्मीद में कि वो उन पत्थरों को हटा देगा, इसलिए उसने जोर से उस पत्थरों के ऊपर लात मारी, जिससे रास्ता थोड़ा साफ हुआ। लेकिन जोर से लात मारने के कारण उसका पैर निचली नैरो जगह में फंस गया और सीढ़ी भी उसके साथ वहां ही फंस गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नील मॉस कैसे शाफ्ट में फंस गया है। वो ना तो ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे जा सकता था। यहां से ही उनकी असली मुसीबत शुरू हुई थी। नील को लगा कि वो अपने आप ही वहां से निकल जाएगा, लेकिन कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। उसे एहसास हो गया था कि वो उस पतली शाफ्ट के बीच इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि वो अपने आप वहां से नहीं निकल सकता था। उस जगह पर इतनी भी जगह नहीं थी कि वो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पैर भी उठा सके। इसलिए नील ने तुरंत ये बात ऊपर मौजूद अपने साथियों को बताई। नील के साथियों ने तुरंत सीढ़ी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया और मॉस से कहा कि वो सीढ़ी को कसकर पकड़े रहे, क्योंकि इस तरीके से जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर जाती उसे पकड़े हुए मॉस भी ऊपर आएगा। लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं हुआ। नील ऊपर नहीं आया और वो अपनी जगह पर ही फंसा रहा। नील को ऊपर खींचना नामुमकिन था।
अब गुफा में ऐसी घटनाएं बहुत आम हैं और गुफा में जाने वालों को ऐसी परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसी ट्रेनिंग के चलते टीम ने ऊपर से बहुत सारी रस्सियां नीचे फेंकी, लेकिन उनमें मैक्सिमम बचाव प्रयासों के दौरान या तो रस्सी टूट गए या फंस गए, और जिससे सभी को यह मालूम हो गया कि ये स्थिति उनकी ट्रेनिंग से भी बिगड़ गई है। इसलिए उन्होंने तुरंत मदद के लिए पुकार लगाई। जब इसके बारे में रेस्क्यू टीम को पता लगा तो वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। कुछ ही घंटों में पूरे इंग्लैंड से हर स्तर के लोग आने लगे। RAF नेशनल कोल बोर्ड और रॉयल नेवी के साथ साथ दर्जनों निजी केविंग समूह इस बचाव मिशन में शामिल हो गए, जिससे यह उस समय का सबसे बड़ा गुफा बचाव मिशन बन गया। रेस्क्यू के लिए एक एक करके कई बचाव दल उस शाफ्ट में घुसे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नील एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां बचाव दल भी नहीं जा सकता था, और वहां पर रोशनी और ऑक्सीजन दोनों ही इतनी कम थी कि जब 3 बचाव कर्मी नील को बचाने जाते हैं तो वो खुद ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें खुद ही रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन शाफ्ट में प्रवेश करने में चौथे बचाव कर्मी रॉन पीटर्स को थोड़ी सफलता मिली। वो नील के पास पहुंचे और नील के सीने के चारों ओर रस्सी बांधने में कामयाब रहे, लेकिन इस समय तक नील बेहोश हो चुके थे। उन्हें बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन की बोतलें लाई गईं और डॉक्टरों द्वारा मैन्युअल रूप से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया गया ताकि नील होश में आ सके और रस्सियों के सहारे ऊपर आ सके। लेकिन नील को होश नहीं आया और यह प्रयास भी निष्फल रहा। अब पूरे दिन बचाव प्रयास करने के बाद यह मांग की गई कि इस बचाव के लिए अधिक अनुभवी और शारीरिक रूप से छोटे कैवर को लाया जाए ताकि वह आसानी से शाफ्ट में प्रवेश कर सके और मॉस को बाहर निकाल सके। इस अपील के बाद दूसरे दिन सुबह 18 वर्षीय बचावकर्ता जून बेली आई। उसने पहले आके देखा कि नील किस तरह से फंसा है। ये देख उसने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो नील की कॉलर बोन तोड़ देनी चाहिए ताकि उसे ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि कॉलर बोन टूटने के बाद उसके कंधे गिर जाएंगे और शरीर आराम करेगा और इसे ऊपर उठाना आसान होगा। लेकिन इस कार्य को अंजाम देने के लिए कोई भी स्वतंत्र रूप से नील के पास पहुंच नहीं सकता था। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। रेस्क्यू टीम ऑक्सीजन की बोतलों और उपकरणों का उपयोग करके वे लगातार हवा को पंप कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन का लेवल संतुलित रहे। एक के बाद एक कई बचावकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे जा रहे थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इसी बीच एक नई मुसीबत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे सिचुएशन और भी खराब हो गई और सभी की सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब बारिश कम हुई तो RAF के एक डॉक्टर ने बचाव कार्य में शामिल होकर शाफ्ट के पास वापस आ गए, जहां उन्होंने आखिरी बार नील की सांसें सुनी थीं। लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, जिससे 24 मार्च को सुबह 3 बजे नील को मृत जाहिर किया गया। यह पहला और एकमात्र केस था जब उन्होंने मरीज को देखे बिना ही मृत्यु की घोषणा की थी। ऑक्सीजन न मिलने और सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा लेने के कारण उसकी मौत हुई। उनके पिता एरिक मॉस इस पूरी घटना के दौरान सुरंग के प्रवेश द्वार पर ही खड़े रहे थे। जब उनको नील के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे के शव को वहीं छोड़ दिया जाए, इससे पहले कि कोई और अपनी जान जोखिम में डाले। सफाई करने के लिए छोड़े गए लोगों के बताया कि शाफ्ट के निचले हिस्से को कई ढीले पत्थरों से सील किया गया था, जिन्हें चैम्बर के फर्श से इकट्ठा किया गया था। इस चैम्बर को कंक्रीट से सील नहीं किया था, जैसा कि अक्सर बताया जाता है, और पास में एक शिलालेख छोड़ा गया था जिस पर नील मोस का नाम लिखा हुआ था। तब से उस चैम्बर को नील मोस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह नील मॉस की कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। तो दोस्तों, यही थी नील मोस की कहानी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ।